नमस्कार छात्रों, मैं ब्रजेंद्र यादव, राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय धुनारा। मैं आपको सामाजिक विज्ञान के पाठ 2 को आपको पढ़ाना चाहता हूँ। इसके अंतर्गत पाठ 2 का नाम है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव संसाधन। इसके पहले हम पाठ 1 का अध्ययन कर चुके हैं। उसमें हमने प्राकृतिक संसाधन की परिभाषा पढ़ी और जिसके अंतर्गत संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया है, जैसे प्राकृतिक संसाधन या मानव निर्मित संसाधन। अब प्राकृतिक संसाधन है उनको भी कितने भागों में, जैव संसाधन और अजैव संसाधन, इसके अंतर्गत किस तरह से बांटा गया है। ठीक है, तो इस तरह से हमने संसाधन के बारे में पिछले अध्याय में पढ़ा। अब हम उन्हीं संसाधनों में से पहला जो प्राकृतिक संसाधन है उसको हम जो है कई भागों में विभक्त कर सकते हैं, जैसे भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव संसाधन। अब हम इसमें एक छोटी सी घटना के माध्यम से दर्शाया गया है इस पाठ में कि तंजानिया एक छोटे से गाँव में माम्बा में पानी लाने के लिए जो है प्रातः शीघ्र उठती है और वहाँ पे जाती है तो उसने बहुत दूर जाना पड़ता है और कुछ घंटे बाद वह लौट जाती है। उसके उपरांत वह घर के कार्यों में अपनी माँ का हाथ बटाती है और अपने भाइयों की बकरियों की यह देखभाल में मदद करती है। पूरे परिवार के पास उनकी छोटी छोटी झोपड़ियों के चारों तथा आदि के लिए जो है वह बहुत दूर दूर तक जाने पड़ते हैं। ठीक इसी के विपरीत एक जो है पीटर नाम का कोई व्यक्ति होता है, वह न्यूजीलैंड में भेड़ पालन करता है, मध्यवर्ती भाग में रहता है और परिवार से जो है भेड़ के द्वारा जो है ऊन या जो है दुग्ध का उत्पादन करता है, जिसके द्वारा वह अपने जीविकोपार्जन करता है। अगर हम देखें तो दोनों ही अलग अलग क्षेत्र में निवास करने वाले लोग हैं और दोनों की जलवायु और वहाँ की भूमि, मृदा या वनस्पति अलग अलग तरह की है और दोनों लोगों का जो है जीवन जीने का तरीका या जो भी चीज़ें हैं या जो भी फैक्टर हैं, वर्षा है, जैसे भूमि है, मृदा है, वनस्पति है, सारी चीज़ें जो है दोनों में अलग अलग हैं। तो दोनों तरह की जो है चीज़ों में विषमता है। वहाँ पे किस तरह से लोग निवास कर रहे हैं और वहाँ पे किस तरह से लोग निवास कर रहे हैं। तो अगर हम देखें तो व्यक्ति की जीवन शैली में भूमि, मृदा या जल या प्राकृतिक वनस्पति या वन्यजीव संसाधन आदि का एक विशेष महत्व है। जो हमारा देश है या जो हमारा पूरा विश्व है, यह जो है पूरा अगर विश्व को हम देखें तो इसमें कई प्रकार की जलवायु पाई जाती है, कई प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं और जो संसाधन जो जलवायु होती है उसी के अनुरूप संसाधन, मृदा, मिट्टी, वनस्पति, खनिज संसाधन, ये सारी चीज़ें यहाँ पर पाई जाती हैं। अब इसके क्रम में अगर हम देखेंगे कि जो हमारा पहला प्राकृतिक संसाधन है उसके क्रम में भूमि संसाधन। भूमि भी क्या है, एक संसाधन है। जो कौन सा संसाधन है, अजैव संसाधन है। संसाधन प्राकृतिक आधार पर दो तरह से हमने उत्पत्ति के आधार पर बांटा, एक होते हैं जैव संसाधन, एक होते हैं अजैव संसाधन। तो भूमि कैसा संसाधन है, अजैव संसाधन है। इसके अंतर्गत सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में जो है भूमि भी शामिल है। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का 30% भाग भूमि है। यही नहीं, इस थोड़े से प्रतिशत के जो है सभी भाग आवास योग्य हैं। मुख्य भूमि और जलवायु भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान है। उबड़ खाबड़ वो स्थलाकृतियाँ हैं, पर्वत या तीव्र ढाल आदि चीज़ें हैं। तो इसमें क्या है कि जहाँ पर जो है भूमि या जो मृदा या जो पहाड़ी या पर्वतीय भाग है, वहाँ पर जनसंख्या का निवास जो है विरल है। जनसंख्या दूर दूर रहेगी। जहाँ जहाँ पहाड़ी क्षेत्रों का घाटियाँ होंगी और ऐसी भूमि जहाँ पर जो है नदी घाटियाँ होंगी और नदियाँ होंगी और मैदान होगा, तो वहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा निवास करेगी। जैसे हम अब अगर भारत का ही उदाहरण ले लें तो जहाँ पे जैसे उत्तराखंड है या जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, जहाँ पे पहाड़ियाँ या घाटियाँ इस तरह से ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे क्या है, जनसंख्या का निवास जो है दूर दूर है और जो वहाँ पे जनसंख्या विरल तरीके से रह रही है। ठीक है, विरल आबादी है जनसंख्या की। और अगर हम वहाँ पे उत्तर का विशाल मैदान देखें, उत्तर प्रदेश का एरिया, तो वहाँ पे जो है जनसंख्या बिल्कुल सघन आबादी है। क्योंकि वहाँ पे एक तो समतल भूमि है, दूसरी चीज़ क्या है, वहाँ पर समतल भूमि है, नदियाँ इतनी ज़्यादा बहती हैं, तो इससे क्या है, वहाँ पर कृषि या अन्य कार्य बहुत आसानी से किए जा सकते हैं। और इसके आधार पर हम देखेंगे कि वहाँ पे जो जनसंख्या होगी वहाँ पे सघन जनसंख्या है। और वहाँ पे जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है, जो पूर्वोत्तर के 7-8 राज्य, अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, नागालैंड, मेघालय, यहाँ यह पहाड़ी भाग है, ऊबड़ खाबड़ मैदान है यहाँ पर। तो यहाँ पे जो जनसंख्या है वहाँ पे जो है जनसंख्या का निवास विरल है। अब हम देखेंगे कि जो भूमि का जो संसाधन होता है उसका हम उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो इसके आधार पर अगर हम देखें तो भूमि का उपयोग जो है विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है बेटा। भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कि कृषि, वानिकी, जैसे भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाएगा। इसके अंतर्गत देखिए भूमि का उपयोग क्या है।
हाँ, भूमि का उपयोग क्या है, तो भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कृषि, वानिकी या जो है खनन है आदि चीज़ों के लिए किया जाता है। अब हम नीचे देखेंगे बेटा कि ये बहुत से देशों के बारे में बताया गया है कि फसल भूमि, देखिए भूमि क्या है, देखिए फसली भूमि भी हो सकती है, कहीं पर चारागाह भी होगा और कहीं पर वन भी होगा। तो इस आधार पर अगर हम देखें तो ऑस्ट्रिया के बारे में बताया गया है, यहाँ पर ब्राज़ील के बारे में बताया गया है, और कनाडा, चीन, फ्रांस और भारत। तो इस तरह से ये सभी की एक सारणी बनी हुई है, जिसके माध्यम से दर्शाया गया है कि कहाँ कहाँ भूमि का उपयोग किस तरह से हो रहा है। अब बेटा हम देखेंगे कि अब फिर से इन्होंने इस परिवार की चर्चा की है कि अम्बा और पीटर के परिवार में भूमि के उपयोग के विभिन्न तरीकों की सूची बना सकते हैं। अब भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा भी निर्धारित किया जाता है, जैसे कहाँ कैसी स्थलाकृति है। अब स्थलाकृति कई तरह की होती है बेटा, ठीक है। तो जो भूमि का उपयोग किसके आधार पर किया जा सकता है, भौतिक। तो इसमें देखेंगे बेटा हम कि भूमि का उपयोग भौतिक कारकों के द्वारा किया जाता है, जैसे स्थलाकृति है, ठीक है, मृदा है, ठीक है, और जलवायु है, खनिज है, जल की उपलब्धता है। अब जैसे जहाँ पे मृदा है, अब जहाँ पे पहाड़ी मृदा है या पठारी मृदा है, तो वहाँ पे किस तरह की खेती होगी, किस तरह के घास के मैदान होंगे। अब जहाँ जैसी जलवायु होगी, तापमान जैसा होगा, जहाँ जैसी वर्षा होगी, उसी के अनुरूप वहाँ पे फसलों का उत्पादन होगा बेटा। फिर उसके बाद खनिज हैं, तो जहाँ पे मतलब पहाड़ी या जो भी क्षेत्र है, तो उसके अंतर्गत जो है किस प्रकार के खनिज वहाँ पे पाए जा रहे हैं, उसका भी वो होगा, भूमि का ही महत्व रहेगा। अब जल की उपलब्धता भी रहेगी, जहाँ पे मान लो कोई भूमि है, वहाँ पे जल की उपलब्धता बढ़िया है, तो वहाँ पे कृषि कार्य अच्छे से किया जा सकता है। और लेकिन अगर भूमि बहुत अच्छी है लेकिन जल नहीं है, तो वहाँ पे कृषि कार्य नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसके महत्वपूर्ण कारक हैं। अब स्वामित्व के आधार पर देखें तो भूमि दो तरह से होती है, एक निजी भूमि होती है, एक सामुदायिक भूमि होती है। निजी भूमि के अंतर्गत व्यक्ति खुद अपना किसी भी चीज़ का उत्पादन करता है, और सामुदायिक भूमि के अंदर पूरे समुदाय पर निर्भर रहता है कि इसमें क्या उत्पादन किया जाए।